हेलो नमस्कार। मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। भाई मैथ्यू वैन डाइक को प्लीज भूल जाइए। भारत ने असली सबसे बड़े हिटमैन को पकड़ लिया है। और जब आप इस हिटमैन के बारे में वीडियो के बिल्कुल एंड में बताऊंगा आपको, इस हिटमैन के बारे में आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी, एक एक डॉट कनेक्ट करना पड़ेगा। और याद रखिए, इस धुरंधर के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हाइप कर दीजिए। बड़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियो, ऐसी सच्चाई आपके सामने लाने में। तो कृपया करके इसे भरपूर तरीके से समर्थन दें और इसे खूब स्प्रेड करें। तो आ जाइए भारत के नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा सेक्टर है जहां पे बहुत लोग नजर गड़ा के बैठे हैं। नाउ यहां पे मैं दो चीजें बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं। मैंने दो स्टेटमेंट सुने हैं। एक कि रशिया ने हमें मदद की। अब देखिए, रिपब्लिक बोले या खुद ब्रह्मा विष्णु महेश बोल दें, मैं ये बात नहीं मानूंगा। रशिया इंटेल हमें पास नहीं करेगा नॉर्थ ईस्ट के बारे में। हम दुनिया को म्यांमार के बारे में बताते हैं। चाइना को उतना नहीं पता म्यांमार बॉर्डर के बारे में जितना भारत को पता है। बांग्लादेश इज क्लूलेस। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर कोई मर्सनरी है और यूक्रेनियन ओरिजिन का है, तो वहां पे नेचुरल सी बात है कि रशियन इनपुट आपको मिलेगा। बट यह कह देना कि रशिया ने मदद की थी, नहीं, रशिया ने मदद नहीं की थी, रशिया ने इनपुट प्रोवाइड किया था। और ऐसे बंदे जैसे ही इंडिया घुसते हैं, क्योंकि इनकी लिस्ट बनी रहती है, द मोमेंट दे एंटर इंडिया, तो दे आर ऑन द स्कैनर ऑफ आवर एजेंसीज। एक एजेंसी नहीं, मल्टीपल एजेंसी। ये मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूं। दूसरी चीज, कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये एजेंट है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। तो देखिए, ऐसा है कि प्रमाण आपके घर में पोस्ट ऑफिस में नहीं भेजा जाएगा ना, कि भाई ये स्पीड पोस्ट है, ये है प्रमाण, ये है इनका आधार कार्ड, ये है इनका पैन कार्ड, और ये है देखिए ये यहां के एजेंट है ना। ऐसी मूर्खताएं मतलब किसी एजेंसी में नहीं होती। देयर इज नो आईडी कार्ड टू से सो कि आईडी कार्ड दिखा के मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं एजेंट हूं। ओके, तो ये दोनों बातें थोड़ी सी मतलब लेफ्ट राइट लगी, कुछ गलत नहीं है, ठीक है, लोगों को समझ नहीं आता। यूक्रेन रेडी टू कोऑपरेट। ऐसा है, यूक्रेन करेगा भी क्या, यूक्रेन की हैसियत क्या है भारत के सामने। बट आप समझिए, भारत अंदरूनी दीमक से सड़ रहा है। हु इज मैथ्यू एरन वैन डाइक, अमेरिकन फ्रीडम फाइटर। ऐसे जो देशभक्त हैं, ऐसे जर्मन देशभक्त, फ्रेंच देशभक्त, यूक्रेनियन देशभक्त, ये भारत में घूमना चाहते हैं। बट ऐसे और भी देशभक्त हैं जो भारत के आसपास बड़े सारे काम कर चुके हैं। दोस्तों, मैं लू की बात कर रहा हूं। इसका नाम है डोनाल्ड लू। डोनाल्ड ट्रंप का छोटा भाई डोनाल्ड लू। इसका क्या काम है? ये बेसिकली जो सत्ता है उनको परिवर्तन कराता है साउथ एशिया में। तो ऐसे इंसान से थोड़ी दूरी बनाई रखी जाती है, और जो एजेंसी है वो इनको पर खूब नजर रखती है। अच्छा, जो ये डोलंड है, लू, इसकी बहुत अच्छी रिलेशन थी मोहम्मद रोहिंग्या यूनुस के साथ। तो मोहम्मद रोहिंग्या यूनुस और इनकी काफी हाई लेवल डेलीगेशन में बातचीत होती थी। शेख हसीना के जो करीबी लोग हैं और जिन लोगों को हटाया गया था, उनका कहना है कि डोलंड लू और मोहम्मद रोहिंग्या यूनुस, इन दोनों ने मिलकर ये ऑपरेशन कंडक्ट कराया था, मतलब एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। और ऑब्वियसली इसमें जो गोरे हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे। और इसके आने के बाद ये एक बड़ी प्यारी बात कह रहा था जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को अफेक्ट करती है। वो है उसे कुछ कॉरिडोर बोलते हैं। उस कॉरिडोर पे इतना बवाल हुआ, इतना डर लगा भारत के पोस्चर से, भारत की एजेंसी के पोस्चर से, भारत के आर्म्ड फोर्सेस के पोस्चर से। 3 गैरिसन बना दी, चौथी तैयार थी। ठीक है, अब ये चीजों को भूलिए मत। सो मच सो कि बांग्लादेश का जो आर्मी चीफ है वो कहता है नो ब्लडी कॉरिडोर, ऐसा कोई कॉरिडोर नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ तो कारण होगा। बट आप सोचिए इस कॉरिडोर में क्या चल रहा था। इस कॉरिडोर में अरक्कन आर्मी वर्सेस, हाँ, रोहिंग्या चल रहा था। इसके साथ अरक्कन आर्मी वर्सेस मिलिट्री हुंता चल रहा था। और ये जो रीजन है, यहीं पे ये बंदा कॉरिडोर बनाना चाह रहा था। ये चट्टोग्राम कॉक्स बाजार का इलाका है ना, यहां पे कॉरिडोर बनाना चाह रहा था। और सबसे मजे की बात क्या है कि ये जो इलाका है, ये मोहम्मद यूनुस ही करा रहा था। ये जो इलाका है, ये त्रिपुरा से और मिजोरम से बिल्कुल चिपका हुआ है। इसका मतलब भारत के अंदर ये प्रॉब्लम आती तो यहां पे जनरल वीके सिंह को डिप्लॉय कर दिया गया एज गवर्नर। अब आप समझ सकते हैं, जनरली बोला जाता है गवर्नर साहब कुछ नहीं कर सकते। बट आप जरा एक और प्रॉब्लम देखिए कि ये वही मोहम्मद यूनुस है जिसकी एक दुखती रग हमारे पास है। क्या भाई? कि भाई ये तो ऑफिशियल फिगर्स हैं कि 2 करोड़ बांग्लादेशी, और ये 2016 में बोला गया है। तो ऑब्वियसली इन्होंने रिप्रोड्यूस करके लाइक रैट्स अपना नंबर तो बढ़ाया होगा, क्योंकि बांग्लादेशी में देखता हूं जितने भी ये कूड़ा कबाड़ है ना, ठेला लगाना, ये सारा काम करते हैं, कचरा बीनना।
तो 2 करोड़ बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इलीगली स्टेइंग इन इंडिया, ये तो सेंटर ने राज्यसभा को कहा था। बट आप सोचिए, जो बंदा ये कॉरिडोर बना रहा था उसी के साथ भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन मीटिंग कर लेते हैं और इस मीटिंग की कोई फोटो नहीं जारी होती। फर्स्ट पोस्ट और दुनिया भर के एजेंसीज, प्रेस, सब जगह ये वार्ता आ जाती है सितंबर 12, 2024। अगर मेरी बात समझिए, अगर ये बंदा मैथ्यू जो भी है वैन डाइक, ये अगर सही में बड़ा धुरंधर है, बिना आधार कार्ड के ऑब्वियसली, तो फिर इनके जो पप्पा हैं डोनाल्ड लू, उसके साथ मीटिंग करने पे कोई ना कोई रेमिफिकेशन तो होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली इसका कोई रेमिफिकेशन नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, भारत के लीडर हो सकता है कुछ बहुत सीरियस बात कर रहे होंगे भारत की नेशनल सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। तो अब आ जाइए मिजोरम पे, और प्लीज डोंट मेक दिस पॉलिटिकल एट ऑल, इट इज नॉट पॉलिटिकल, ठीक है। इममटीरियल कौन किस पार्टी से आता है, ठीक है, भारत की नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अब आ जाइए मिजोरम। तो मिजोरम में अरे फिर से वही स्टोरी आ गई। ये तो मार्च 19 2026 की है। आप मुझे कनेक्टिंग डॉट से जानते हैं, स्टडी आईक्यू से जानते हैं, आपने फिर इंडिया फर्स्ट में देखा मुझे, तो हर जगह क्या मैंने ये कहानी आपको बार बार बताई है? अगर मैंने ये ओपन सोर्स से आर्टिकल्स यूज करके बताया है, तो भारत की एजेंसी के पास कितना इनपुट होगा? व्लादिमीर पुतिन से हमें इनपुट मिला, इसका आईडी कार्ड नहीं मिला। भाई ऐसा है, इनकी जन्म कुंडली होती है, जहां से यहाँ फ्लाइट लेना शुरू करते हैं वहीं से इनकी जन्म कुंडली होती है। ऐसे मर्सनरीज का लिस्ट बना रहता है दादा, किसी एजेंसी की देख लीजिए, कोई भी एजेंसी हो। अर्लियर टू फॉरेन मर्सनरीज वेंट टू म्यांमार वाया मिजोरम। अच्छा, तो मतलब मिजोरम में कुछ ना कुछ पंगा है, फॉरेन मर्सनरी मिजोरम में आते हैं। तो ये 2022 का आर्टिकल है। 2022, क्या बोला मैंने, फिर से बोलिए, 2022 में कैश ट्रैप्ड मिजोरम होस्ट 40,000 रेफ्यूजी फ्रॉम म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो वो जो 2 करोड़ ऑफिशियल फिगर्स बांग्लादेशी हैं, उनके अलावा सिर्फ मिजोरम में 40,000 इलीगल्स आए थे। ये कौन से इलीगल्स हैं? ये ना भैया चिन रेबेल्स है, या फिर बेचारे शरणार्थी होंगे। एक्चुअली कुछ नहीं, गन लेके लड़ रहे थे, लड़ाई के बीच में इनको ऐसा लगा कि अब लड़ नहीं सकते, ठीक है, होता है, कभी हालत खराब हो जाती है तो भाग जाते हैं, कभी अपनी फैमिली भगा दी, कभी क्या हुआ, मर के इधर आ गए और अपने आप को रेफ्यूजी है ना। ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे, 40,000 के 40,000 नहीं, पर अगर 400 हैं तो अभी तो आप 7 लोगों से परेशान हो रहे हैं। मैंने आपको एक नंबर दिया 2 करोड़ का, 2 करोड़ में अगर 2,000 हुए तो, और इनमें से 40,000 में अगर 400 हुए तो कितने एजेंट हैं, ठीक है। चलिए, द डिप्लोमेट लिख रहा है, कुकी चिन रेफ्यूजी फ्रॉम बांग्लादेश टेक शेल्टर इन मिजोरम। अच्छा, तो मतलब बांग्लादेश से भी लोग यहां लाए गए हैं मिजोरम में, म्यांमार से भी लाए गए हैं, और इन टोटल की जो संख्या है, जो चिन रेबेल्स आए या चिन शरणार्थी आए, उनकी संख्या 40,000 है। एक ऐसा समय था जब मैं आर्टिकल्स पढ़ता था कि भैया इनका ना बायोमेट्रिक हम नहीं कराएंगे, ये बड़े सज्जन लोग हैं, हम बिल्कुल अरे यहीं की सरकार, मिजोरम की सरकार कह रही थी इनका बायोमेट्रिक नहीं कराएंगे। अब वो मान गए हैं, क्योंकि बाइडेन इलेक्शन हार गए। अच्छा देखिए, द पीपल हु कैन कनेक्ट, द पीपल हु कैनॉट कनेक्ट, ठीक है। आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो, मैं आपको पूरी कहानी समझा दूंगा। अच्छा ये देखिए मणिपुर, तो मणिपुर बर्निंग कब हुआ दादा? 2023 में मेरी शादी हुई, और जो 23 में मेरी शादी हुई और मणिपुर जल गया, एग्जैक्टली एकदम सेम टाइम था, तो मुझे वो टाइमलाइन याद है। तो मणिपुर जल रहा था, उससे पहले 40,000 लोग आ चुके थे। देखिए नवंबर 22, 2022, और ये मणिपुर कब जला? 23, आई थिंक मई के अराउंड, अप्रैल मई में, है ना। और अभी भी आप लोग बोलोगे कि हाई कोर्ट के एक ऑर्डर से आया। मेरा पॉस्टुलेशन ही अलग है। मेरा यह है कि इस रीजन में किसी बड़े गोरे को, किसी सफेद भालू को अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, भारत को काटना है, चाइना को काटना है, और इस रीजन में बड़ा बेस चाहिए, हो सके तो एक बड़ी सी टेरिटरी चाहिए। मिजोरम के साइज का अगर एक स्टेट मिल जाए म्यांमार के अंदर तो क्या ही परेशानी होगी, ठीक है। और अगर वो स्टेट क्रिश्चियन स्टेट हो तो क्या ही परेशानी होगी, ठीक है। तो ये 2023 में मणिपुर वायलेंस, बीबीसी, अल जजीरा, जर्मन मॉडल रो रो के परेशान हो गए, बट उन्होंने आपको ये कहानी कभी नहीं बताई होगी। सच सच बताना मुझे, सारे फैक्ट चेकर आज मुझे सच बताना कि क्या उन्होंने कभी ये बात बताई, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। आप मुझे बताइए कि रेफ्यूजी बांग्लादेशी भी है, चिन रेबेल्स भी आए हैं म्यांमार से,
कुकी चिन रेबल्स भी आए हैं जिनको भगाया जा रहा है बांग्लादेश से। ओके, चलिए यहां पे छोड़ देते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। स्मॉल स्टेट विद बिग हार्ट विदाउट बजट डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल टैक्स पेयर्स मनी। ओके, बट बड़ा दिल है, अच्छी बात है। होस्ट करिए, खाना खिलाइए, टैक्स के पैसे खर्च करिए, गुड जॉब। मिजोरम हाउसेस ओवर 40,000 रेफ्यूजीज। अभी जो 40,000 रेफ्यूजी हैं, ये ऑफिशियल नंबर है, और इनका अभी तक बायोमेट्रिक एनरोलमेंट 90%, 93% तक पहुंचा। आज ये कब की आर्टिकल थी? 2022। अभी क्या आर्टिकल है? अभी का टाइम चल रहा है 26, 27 तक हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि भारत में एक वर्ग है जो एनआईए में काम करता है, एक वर्ग है जो दिन रात एजेंसी में काम करता है, जो मैं कहूंगा लिएसान की तरह काम करता है, थोड़ा मिलिट्री थोड़ा एजेंसी, इसके बीच में आके लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। कोई ईडी में काम कर रहा है, बट फिर आपको इतने बड़े बड़े धुरंधर मिलेंगे भारत में, जो कि भारत को धुरंधर की तरह धुआं धुआं कर रहे हैं। और आपको मैं कहानी बताऊंगा, इसके आगे और थोड़े डॉट्स हैं। अच्छा, द वायर को परेशानी है, अभी मैंने देखा कुछ ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक किया गया। एक नीमो करके एक था, वो बहुत इंडियन आर्मी के ऊपर उल्टा सीधा कह रहा था, तो वो पर्टिकुलर जो हैंडल है उससे तो भाई मुझे बहुत चिढ़ थी। ठीक है, अच्छी बात है, बट द वायर देखिए क्या कह रहा है, और ये आर्टिकल है 2025 का। इन मिजोरम प्रोग्राम फॉर म्यांमार रेफ्यूजी स्ट्रगल टू सर्वाइव अमिड यूएस एड कट। या तो आप भारत के हैं, या तो आप म्यांमार के हैं, या तो आप बांग्लादेश के हैं, या तो आप रेफ्यूजी के हैं, और या तो आपका कोई एजेंडा नहीं है, या फिर आपका बहुत डीपर एजेंडा है। आप ये आर्टिकल क्यों लिखेंगे? क्या आप अमेरिकन सरकार पे प्रेशर बना रहे थे कि यूएस एड कट मत करो ताकि यहां पैसा आता रहे? और असली प्रॉब्लम जो अब मैंने आपको बताई, बाइडेन इलेक्शन हार गया, डोनाल्ड ट्रंप आया और इसने सोचा बजट कट करेंगे। बजट कट के कारण इस एरिया से पैसा का विड्रॉल हुआ। जैसे ही पैसा सूखा, मणिपुर शांत होता रहा, और उसके साथ साथ आपने अपने टॉप ऑपरेटिव्स लगा दिए, जनरल वीके सिंह और एक्स होम सेक्रेटरी आपने मणिपुर में लगा दिया। अच्छा, ठीक है, तो बहुत सारे लीडर्स की भी स्वर बदले हैं। एड मनी कट, स्वर चेंजेस। एड आ रहा है तो हमें ग्रेटर मिजोरम चाहिए, एड मनी कट तो इनका बायोमेट्रिक एनरोलमेंट होना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी। तो मैंने ये स्वर चीफ मिनिस्टर के बदलते हुए देखे। ओके, सो मिजोरम सीएम अर्जेस चिन रिफ्यूजीज टू रेस्पेक्ट इंडियन लॉज एंड स्टे यूनाइटेड। गुड जॉब, ऐसे होने चाहिए चीफ मिनिस्टर, ऐसे मैसेजेस। मिजोरम होम मिनिस्टर वॉन्स रेफ्यूजीज अगेंस्ट इलीगल ट्रेड एक्टिविटीज। बिल्कुल सही, ये कौन से ट्रेड एक्टिविटीज हैं कृपया करके बताइए? क्या इसमें कोई पाउडर का गेम चल रहा है? क्या ये पाउडर का गेम मणिपुर में भी चल रहा था? क्या ये पाउडर से जो कमाया हुआ पैसा है उससे भारत के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करना था? क्या रोहिंग्या क्राइसिस क्रिएट करके त्रिपुरा मिजोरम को डिस्टेबलाइज करना था? और साथ ही साथ क्या मोहम्मद यूनुस को एम्पावर करके सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर क्राइसिस क्रिएट करनी थी? दीज आर द क्वेश्चंस जो आप आंसर करेंगे। मैं कौन होता हूं बोलने वाला? मैं तो भाई स्टूडेंट हूं, पढ़ता रहता हूं। मिजोरम बॉडी अर्जेस शाह, यहां पे अमित शाह साहब की बात हो रही है, टू रिकंसिडर डिसीजन टू फेंस इंडो म्यांमार। तो खोल के रखो बॉर्डर, बॉर्डर, ओपन सोसाइटी। समझदार लोगों को काफी चीजें समझ आ रही है। ओपन बॉर्डर, ओपन सोसाइटी, डोनाल्ड लू, वॉशिंगटन की मीटिंग्स। अब आइए पॉइंट पे। पंगा क्या पता है? भारत में हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो हो सकता है टाइकोंडो अच्छा जानते हो, कुंफू अच्छा जानते हो सकता है उनके पास जमीनें ज्यादा हो, बट उनकी एजुकेशन कहीं ना कहीं काफी पीछे है। और ये मेजॉरिटी, मैं मतलब ये कह सकता हूं, ब्लेटेंटली कह सकता हूं, 90-95% जो पॉलिटिशियंस हैं छोटे लेवल से ऊपर लेवल तक, सबकी जो एकेडमिक है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है। जैसे लोग क्रिकेट खेलते हैं तो उनकी एजुकेशन छूट जाती है, वैसे ही जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं यूजुअली वो पढ़ नहीं पाते। भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है काफी कॉम्पिटिटिव है। आईआईटी आईएम निकालने के बाद आप पॉलिटिक्स भी मैनेज कर लें, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आप देखेंगे कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उनको राज्यसभा की टिकट दी जाती है, किसी तरीके से उनको लाया जाता है, नहीं तो राज्यसभा में बाद में उनको डाला जाता है आफ्टर अपॉइंटिंग देम एज मिनिस्टर्स, क्योंकि वो पॉपुलर नहीं हो सकते, आपके पास बाहुबल नहीं है, पैसे का बल नहीं है। एंड यू सी बेस्ट एग्जांपल इज जयशंकर साहब। ओके, नाउ पॉज एंड थिंक अबाउट इट। भारत में 15 साल में आप 100 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, तो क्यों ही आदमी मैथ्यू वैन डाइक को ढूंढेगा?
मैथ्यू वैन डाइक को ढूंढने के लिए भारत के जो अफसर हैं, हर स्टेट के जो अफसर हैं, उनको अपने दिमाग, रीडिंग, है ना, चौकन्ना रहना पड़ेगा, दिन रात काम करना पड़ेगा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने कम मुलाजिम है, बहुत हाई स्ट्रेस में काम करना पड़ेगा। पर भैया काहे स्ट्रेस ले? बिहार में एक इंजीनियर साहब है और इनका नाम है मनोज रजक। तो रजक साहब 100 करोड़ की संपत्ति, 17 साल सरकारी नौकरी, कोई बोल रहा है 15 साल सरकारी नौकरी। यार कमेंट में बताइए कि 15 साल में ये जो कंपाउंडिंग इन्होंने की है ये कैसे हो सकती है? कैसे मैथ्यू वैन डाइक छोड़िए, कैसे इतने बांग्लादेशी भारत में बैठे हैं, कैसे इतने म्यांमारीज इंडिया में बैठे हैं, कैसे इतने सारे एजेंट भारत में बैठे हैं, कैसे यूट्यूबर्स वो पाकिस्तान की महिमा मंडन करते हैं, कैसे यूट्यूबर्स जर्मनी में बैठ के भारत के ऊपर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर थोपते हैं, कैसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर डायरेक्ट अटैक्स किए जाते हैं एनोनिमस हैंडल से। तो आपको इन चीजों को समझ आएगा यार, जब सरकारी मुलाजिम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, और यार ये तो बेचारे इंजीनियर हैं, धन कुबेर इंजीनियर, ये क्या, अब देखिए कितना 15 साल। अब देखिए ये अभिनव मिश्रा जी लिखते हैं, मैं पता नहीं अब इनकी रिसर्च है, मैं तो इनको पढ़ रहा था, मेरे को अच्छा लगा। Once he was struggling to repay an 85,000 educational loan. He later cleared the engagement के लिए लिख सकते हैं, बट ऑफिशियल सैलरी कह रहे हैं कि 12 लाख रुपए, मुझे नहीं पता इनकी सैलरी। अच्छा, बिहारी मैन अगेन सेज दिस इज मनोज रजक, जेई इन बिहार्स इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, एक्यूमुलेटेड एसेट्स वर्थ 100 करोड़। वॉरेन बफेट इनसे सीखेगा भाई। क्यों ही आप मिजोरम के बारे में सोचेंगे? क्यों ही मणिपुर के बारे में सोचेंगे? क्यों ही आप इलीगल्स को डिपोर्ट करेंगे? क्योंकि आप यहां बिजी है ना। His wife revealed that he is romantically involved and is building a house for his girlfriend in Nepal. During his service, he purchased several plots along highway and built commercial warehouses, which he rented out. He bought land in Araria. अररिया दरभंगा। अररिया दरभंगा में एक और प्रॉब्लम थी रजक साहब, और वो थी इलीगल्स का सेटलमेंट बॉर्डर के पास में। बट ठीक है, जमीन इज मोर इंपॉर्टेंट। He performed a housewarming ceremony in his Darbhanga house. He purchased 2 more plots in Darbhanga. In his ancestral village, he took an HP gas distributorship in his brother Sanjay Rajak's name. Land was purchased in Darbhanga in the name of wife Veena Bharti for setting up petrol pump. अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब देखिए, the billionaires of India should learn from him. कैसे आप इस भारत को खोखला कर सकते हैं, कैसे सिस्टमैटिकली आप इस सिस्टम को खत्म कर सकते हैं, जिस सिस्टम से ये उम्मीद होती है कि वो सिस्टम, एंड व्हाट इज दिस सिस्टम? देखिए पॉलिटिशियंस है ना, उनको 5 साल मिलता है, 5 साल में उनको ठीक से सिस्टम नहीं समझ आता। आप समझ रहे हैं? आप किसी पॉलिटिशियन पे जाइए, बोलिए ये काम करा दीजिए, आप उनके पास जाइए, वो कह रहे हाँ हाँ ये तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, हाँ हाँ रजक साहब ये काम करा दीजिए, साहब हम बात करके बताते हैं कैसे काम हो पाएगा। अब आप जाइए उनसे मिलने, हेलो, अच्छा आप ही का फोन आया था, अच्छा बैठिए बैठिए बैठिए, आइए आइए अंदर आ जाइए। नहीं देखिए, ये वाला जो है ना, ये डोमेन हमारे हाथ में नहीं है। ये वाला जो डोमेन है ना, ये फलाना विभाग के फलाना, ठीक है, नहीं कुछ करते हैं। अब देखिए मंत्री साहब का फोन आ गया, कुछ कुछ करेंगे, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। एंड दिस इज द टिपिकल एटीट्यूड विच अफेक्ट, डोंट बी मिस्टेकन, मैं बिहार का हूं, मैं बिहारी एक्सेंट में बात कर रहा हूं, डोंट बी मिस्टेकन। भाई मैं किसी भी एक्सेंट में बात करूं, मैं दिल्ली में हूं तो मैं इस तरीके से बात करूंगा, कैसा है साहब आप आए हैं यहां पे ठीक है, आपका काम नहीं हो पाएगा मेरे से, क्योंकि इसमें इनके साइन चाहिए, उनके साइन चाहिए। पहले आप जेई साहब से मिल के आए हैं, एक्सचेंज से मिल के आइए आप, और अरे नहीं ऐसे देखिए हो जाएगा, पर कुछ करना, कुछ लगाते हैं उपाय, दे दीजिए जो, हाँ ठीक है, सब मिल बांट के हो जाएगा, हाँ 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 ठीक ठीक, ये है प्रॉब्लम, रियलिटी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जब तक ऐसे लोग सिस्टम से इनको चुन चुन के निकाला नहीं जाता। फ्रेश 25, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये अब 21 साल से 30 साल के यंग बच्चे, इनको यार 5-5 साल के लिए मौका दीजिए, ये धुआं धुआं गर्दा उड़ा देंगे, वो कहते हैं ना गर्दा उड़ा देंगे काम कर करके। इनको पता होगा कि 5 साल की नौकरी है,
अगर 5 साल तक परफॉर्म नहीं किया, अग्निवीर लेके आइए आईएएस में, आईएएस में अग्निवीर लेके आइए कि आपको फिट रहना है, आपको एजाइल रहना है, आपको काम करना है, नहीं तो 4 साल में आपकी छुट्टी। देयर इज नो परमानेंट जॉब इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट। तो आप देखिएगा लाडली बहना योजना भी बंद हो जाएगी, क्योंकि लाडली बहना योजना इसलिए चलानी पड़ती है, ईद पे तोहफा इसलिए देना पड़ता है, होली दिवाली पे इसलिए मिक्सर ग्राइंडर देना पड़ता है, शादी पे इसलिए सोने का चेन देना पड़ता है, क्योंकि बाकी 4 साल 364 दिन काम नहीं करना। एक दिन इलेक्शन से पहले अपने मंत्री को मूर्ख बना के बोलना है, सर ये वाला चेक साइन कर दीजिएगा ना, इलेक्शन जीत जाइएगा। बैंडेड सोल्यूशन से भारत नहीं चलेगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।